बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे काबीना इजलास और उस पर होने वाली ब्रीफिंग का, जिसमें आज फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है और इसके साथ साथ फ़रक हबीब साहब ने भी बात की है, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ फ़ॉरेन फंडिंग केस की आज समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में और PTI के असासों के हवाले से कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। उसके कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स जो सामने आए उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एहसन इकबाल ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया है और फिर उनके साथ साथ असद उमर साहब ने भी इस कमेटी रिपोर्ट के ऊपर अपना एक नुक्ता नज़र जो है वो पेश किया है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि FIA में ई इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया गया है, जो कि एक अहम और अच्छी पेशरफ्त करार दी जा रही है, उसका भी जिक्र करेंगे। छात्री साहब, सबसे पहले तो काबीना इजलास हुआ और काबीना इजलास में ज़ाहिर है वैसे तो आवाम के हवाले से आम तौर पे उसूली तौर पे बाई बुक जो है कुछ दीगर मामला होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है PTI की हुकूमत है, उसमें जो आज इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है उस पर बड़ा चर्चा रहा है और ब्रीफिंग में भी उस पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन कमीशन में हम सुरखरू हुए हैं। अच्छा, मुझे एक वफाकी वज़ीर ने काबीना की अंदरूनी कहानी बताते जो बताई है, उसने ये कहा है कि आज काबीना में ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा इसी पर गुजरा है, इसी पर बहस हुई है। और बल्कि एक वज़ीर ने तो ये कहा, एक वफाकी वज़ीर ने जनाब प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि जी इस किस्म की सूरत हाल जो होती है वो माजी में देखी गई है कि जो हुकूमतें जाने वाली होती हैं उनके बारे में ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और पनामा केसेस उनके बारे में आया और फिर बहुत सारी चीज़ें जो हुकूमत में होते हुए वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ज़्यादातर टाइम आज जो है वो फॉरेन फंडिंग पे ही उनका रहा। इस पर हम बात करेंगे फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी, और ये भी कि अब देखें यह बड़ा एक बदकिस्मती है इस मुल्क में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते थे कि पानामा में मेरे ख्याल में कुछ 400 लोगों के नाम शामिल थे पानामा के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि बाकी सब भूल गए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है इमरान नवाज शरीफ साहब, उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। फिर वो एक्शन भी हुआ, वो इंक्वायरियाँ भी हुई, JIT भी बनी, और ये हमेशा जो है शफाफ चली और साफ चली, तहरीक इंसाफ चली। तो अब शफाफ होनी चाहिए ना। अब प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहिए कि ठीक है, जो भी उनका फैसला आएगा, जो भी होगी बात, गवर्नर स्टेट बैंक इनका, ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन के साथ जो इन्होंने पहले वज़रा ने सलूक किया वो रिकॉर्ड पर है। तो जो चीज़ें अब आ रही हैं, अब देखिए पाकिस्तान में बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती ये है कि मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ उसके बाद कि इल्ज़ाम लगेगा ना मुझ पर या आप पर, तो आप कहेंगे जी वो पीपल्स पार्टी वालों के साथ तो ये हुआ है ना जी, वो ANP वालों के साथ तो ये हुआ है ना जी, फलानों के साथ ये हुआ है। चौधरी साहब ने उसका भी जिक्र किया, फ़रूक हबीब साहब ने भी किया, उस पर बात भी करते हैं। हमें ज्वाइन किया ANP के मारूफ रहनुमा ज़ाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने का। आज एक तो इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस, उसके हवाले से आपके इल्म में है, ये कहा गया कि 26 अकाउंट्स के हवाले से वो मशकूक हैं और कुछ असासे ज़ाहिर नहीं किए गए PTI के। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि जनाब माशाल्लाह हम सुरखरू हुए हैं और तमाम जमातों के जो असासे इसी तरह सामने लाए जाएं। देखिए, फवाद चौधरी और उसके लीडर को शर्म ही नहीं आते हैं कि वो ऐसे बातें करते हैं कि आवाम को बेवकूफ समझ रहे हैं। जिप रिपोर्ट में तो आप 26 कह रहे हैं ना, लेकिन रिपोर्ट में 53 ऐसे अकाउंट्स है कि जिसको छुपाया गया, जो स्टेट बैंक ने दिया है 53 है। अभी वो एक साफी वो रिपोर्ट को पढ़ रहा था। आप मुझे बता दे कि एक तो शर्म आनी चाहिए साकिब निसार, लेकिन उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं जी 26 हैं, आप सफ़ा नंबर 84 देखें उसका। तो नहीं, मैंने तो खुद खैर देखा नहीं है। मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो तो एक जर्नलिस्ट जो अभी बता रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने खुद तो अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ चलो एक भी हो, लेकिन जब साकिब निसार ने उसको अमीन और सादिक का लक़ब दिया तो उसको शर्म आनी चाहिए कि उस कैसे आदमी को उसने अमीन और सादिक का लक़ब दिया कि जो अपनी फंडिंग, जो आपको फंडिंग आई तो उसको क्यों छुपा रहे हो, उसको तो जाहिर करना चाहिए था ना। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को तो आती है और हर साल आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा ममनुआ फंडिंग है कि जिसपे बैन है, आपकी आईन आपको इजाजत नहीं देती है और कहते हैं कि अगर ऐसी सोर्सेज से आपने फंडिंग लिए तो आप
पे बैन हो सकता है। तो ये जो एक पंडोरा बक्स है, ये तो मेरे ख्याल में वो पानामा शानामा तो लोग भूल जाएंगे। ये जो इसने किया अभी, उसके जो नजदीक साथी थे एमोशन, जो अभी 2-3 दिन पहले वो बात कर रहा था कि इतने अरब तो मैंने लोगों से इकट्ठे करके दिया है। तो पैसा गया कहाँ? जिसको आप कहते कि जी वो अमीन और सादिक है या वो दयानतदार है, तो कैसे दयानतदार आदमी है? वो तो हर जगह उसने लूट मार मचाई है, इतना पैसा जाहिद खान साहब, आप ये बताएं कि ये जो पीटीआई है, इन्होंने कहा था कि शफाफ और शाफ हर चीज़ होगी। अब जब इल्ज़ामात आए हैं तो ये बजाय उसकी वजाहत करने के ये कहते हैं जी पीपल्स पार्टी वालों का भी केस सुने, नून लीग का भी केस सुने। इसकी क्या वजह है, जबकि इनका केस पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं लेके गई? इनकी पार्टी का जो अपना बानी आदमी था एस अकबर बाबर, वो लेके गए थे। देखिए सजाद तरीन से आपको पता है, जो चोर, ये वो चोर वाला कहानी है कि एक चोर ने चोरी करके वो भाग रहा था, तो आगे एक और बंदा, तो उसने कहा ये चोर है चोर है, वो चोर भी कह रहा था चोर है, दूसरे को कहते चोर, सब लोग उसके पीछे पड़ गए थे। तो ये इसी तरह के ये लोग है कि भाई चोर है, चोर तो तुम जो साफ चले सपाप चले और तारीख इंसाफ चले, क्या तो यही हाल है ना। अभी अपने जवाब तो दो, दूसरों की तो बाद में देखी जाएगी, पहले तो तुम अपने जवाब दो। अपने इनके पास कोई जवाब है नहीं। अभी ये जो कहते कि हम सुखरू होगी, मुझे नहीं पता कि किस तरह सुखरू हो गई। ये जो इतने फंडिंग की केसेस उनकी आ गई है और इतने पैसा आ गया है, ये अभी उसको जवाब देना होगा कि कहाँ से आई, किस किस लोगों से लिया। जो उसमें नाम जो लिस्ट में आए हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी, शायद आप लोगों ने अभी पढ़ी हो, लेकिन एक जर्नलिस्ट अभी पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे नाम देखे कि जो गैर मुल्की है। तो गैर मुल्की से तो आप फंड ले ही नहीं सकते हो। ये तो कानून और आईन के अंदर ये आपके ऊपर बहुत बड़ी पाबंदी है, और अगर ये साबित हो जाता है तो आप बैन हो जाते हैं, आपको उम्र कैद हो जाती है। तो ये सारी चीजें तो इसके लिए तो गले पड़ जाएगा। मरे इमरान खान ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, अल्लाह ने उसकी जो ये झूठ बोल बोल के ना, और जाहिद खान साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान की, हम तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, कि जब कोई तब्दीली की हवाएं चलती हैं तो फिर ऐसी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। माजी में भी कई प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसी तरह कुछ अदालतों से गए, कुछ दूसरी उसमें गए, तो कुछ ऐसी चीज़ें अचानक मुतहर्रक हो जाती हैं और कुछ इदारे मुतहर्रक हो जाते हैं। कोई ऐसी सूरत हाल तो नज़र नहीं आ रही है आपको? देखिए जी, ये हमेशा के लिए यही होता है। सजाद तरीन साहब ने सही कहा कि पाकिस्तान की तारीख यही है कि जो आता है उसके वाह वाह हो जाते हैं, लेकिन जब वो उसके करीब मौत करीब आ जाती है तो यही चीजें सामने आ जाती है। ये हमारे हमारे जो रियासत आप इसको कहते हैं या एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इनका काम यही है कि वो सब लोगों की चीजें इकट्ठे करते हैं और हम मदहोश होते हैं, हमें पता नहीं होते कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारे सियासतदान तो इसलिए नाकाम है कि उसकी मेन वजह यही है कि ये एक एक फाइल किसी को दिखा देते हैं ना, वो फिर टूस हो जाते हैं, जिससे वो बात के अलग की इस मुल्क के अंदर ये नहीं है। इसके मुल्क के अगर सियासतदान में करप्शन है तो एस्टेब्लिशमेंट में भी करप्शन है, तो आपकी जुडिशरी में भी करप्शन है, आपकी मीडिया में भी है, लेकिन वो चीजें चुप जाती है सियासतदानों का ही आते, क्योंकि सियासतदानों को जो हटाना होता है या उनके खिलाफ जो एक्शन लेना होता है वो सारी चीजें आवाम के सामने लेके आते हैं, क्योंकि वो आवाम को रिस्पांस करते हैं। तो सियासतदानों को तो इन चीजों को बहुत ज्यादा एहतियात से करनी चाहिए थे, लेकिन जब इमरान खान का यही हाल है तो बाकी अब अल्लाह बस सबको माफ कर दे, अल्लाह सबको माफ कर दे। अच्छा जाहिद खान साहब, इसी पे आज चूंकि फॉरेन फंडिंग केस पे ये बात हुई ना कि ये इतने अकाउंट्स हैं और असासे ज़ाहिर नहीं किए गए या गैर मुल्की फंडिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी और पहले भी पीटीआई के मुख्तलिफ वज़रा ये उसकी सफाई बयान करते रहे हैं और ये कहते रहे कि जनाब पूरी दुनिया में पीटीआई के कारकुनान हैं, वो फंडिंग करते रहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या दीगर जमातों के दुनिया भर में जो कारकुनान हैं वो फंडिंग नहीं करते? देखिए जी, फंडिंग की बात और होती है। बाहर की दुनिया में अगर कोई पाकिस्तानी और वो पार्टी को फंड करते हैं, वो बाई नेम करते हैं, उसके तो आपको निशानदेही भी करनी होती है। वो तो गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी आपके जो गैर मुल्की है, जो आपके मुल्क की नहीं है, या जो ऐसी कंपनीज है जो बाहर बनी हुई, वो कंपनीज आपको नहीं की। एज इंडिविजुअल हर पाकिस्तानी आपको जहां भी है, अगर वो आपको $1 भी कोई देता है तो दे सकता है, $2 $1000 भी देना चाहते तो दे सकता है, लेकिन ये तो वो नहीं है ना। इसका तो मसला और है। इसमें जो नाम आ रहे हैं वो तो गैर मुल्की है। वो ये जो सिक्योरिटी कमेटी थी उसने लिख के दिया है। अब इसका ये मतलब है कि ये सारा जो है ना वो गैर कानूनी फंडिंग, अगर गैर कानूनी फंडिंग साबित होता है तो उसमें तो ये पार्टी तो गई है ना, फिर उसके बाद जाहिर है पार्टी बैन हो सकती है। बहुत शुक्रिया आज़ाद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अब ज़ियाद तरीन साहब, ये जाहिद खान साहब ने भी ये बात की है
मेरा पहला सवाल तो ये है आपसे कि इस हवाले से कि इसकी डिटेल्स पे भी बात करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन में आपको पता है ये मौजूदा हुकूमत की इब्तदाई दिनों में ही, बल्कि उससे भी पहले ये अकबर एस बाबर साहब चले गए थे और ये केस जो है शुरू हुआ था। अब जैसे आप कहते हैं ना कि सियासत में टाइमिंग बड़ी अहम होती है, तो ये इलेक्शन कमीशन ने इस टाइमिंग पे इसकी समाअत की है, इसकी क्या वजह है, या ये रूटीन की समाअत थी? मैं समझता हूँ ये रूटीन की समाअत थी। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे हो जाते हैं, वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि टाइमिंग लग रहा होता है, लेकिन ये रूटीन की समाअत थी। बहुत अरसे से ये चल रहा था केस। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2002 में जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई, तो मैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब मरहूम के साथ मैं बैठा हुआ था, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। तो उस वक्त ये फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से बात हुई। तो उस वक्त तो कोई ख्याल नहीं था कि ऐसा कोई केस आएगा या कोई होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो बहुत सख्त हैं, और फ़ॉरेन फंडिंग केसेस में अगर कोई पार्टी आ जाए तो उस पर ये चीज़ साबित हो जाए तो वो न सिर्फ बैन हो जाएगी, फिर वो उसका पॉलिटिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। ये 2002 में उनसे गुफ्तगू हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के कवानीन जो हैं वो इस हवाले से बहुत सख्त हैं। अब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, इनका अपना गवर्नर स्टेट बैंक था, बिल्कुल सही। और फिर कोई देखें, ये कहते हैं पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। कोड़े फांसियों से शुरू हों, और पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वो आसफ जरदारी की 11 साल जेल तक आके ख़त्म होता है मामला। अब ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनका तो जो होना है वो होगा। अब इल्ज़ामात जो हैं वो आप पर हैं। इन पर हैं, एक बात। और दूसरा, इनका कुछ जो केस है वो केस कोई पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून नहीं लेके गई। इनका केस जो है वो इनके अपने पार्टी के जो बानी थे बाबर साहब, वो लेके गए हैं, वो लेके गए हैं। और वो बहुत देर से ये इस केस को परसू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस है और इसमें 2 नंबरी हुई है, और उन लोगों से केस पे फंड लिए गए हैं जिनको अलाउ नहीं है, बिल्कुल जिनसे सही। लेना अलाउ बिल्कुल नहीं। तो वो कर रहे वो हैं, इनकार करते हैं कि ये और इस कारकुनान नहीं रिपोर्ट है। की रोशनी में अब आगे केस चलेगा और उसका फैसला आएगा। लेकिन कुछ जो बाखबर हल्के हैं और जो मामलात को ये नज़र रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि माजी में मैं समझता हूँ कि बहुत अदालतों की जानिब से, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस इनको मिलता रहा, हुकूमत को और हुकूमती मामलात को बहुत पॉजिटिव मिलता रहा। लेकिन जब पाकिस्तान में सियासत जो है वो तब्दील होती है, हालात तब्दील होते हैं, और आम ज़बान में मैं कहूँ हवा जब तब्दील होती है, तो हवा जब तब्दील होती है तो फिर उसमें चीज़ें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। वो गालिबन मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है, हो सकता है कोई अल्फाज आगे पीछे हो जाए मुझसे, कि हवा का शोर अगर यूं ही चलता रहा तो देखते रहना, हमारी उम्र के खैमे उखड़ने वाले हैं। तो फिर तो जरूर बात तो टाइमिंग की तो आ गई ना। ये चीज़ें जो है ना फिर इस तरह लगती हैं, टाइमिंग पे लगती फील ऐसे हैं। होता है, ठीक है। वरना अगर कोई मामलात, यही मामलात अगर अपोजिशन के होते तो आज फवाद चौधरी और फ़रूख हबीब ना कर रहे होते प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि ये इसी तरह अगर फ़ॉरेन फंडिंग केस पर को पीपल्स पार्टी या नून लीग का होता तो मुजाहिद जनाब जो हुकूमत का मुजाहिद वज़ीर शेख रशीद साहब, वो आज आ रहे होते और वो कह रहे होते सफ़र ख़त्म हो गया है, सियासत ख़त्म हो गई है, बस ये फिनिश हो गए हैं, और पता नहीं टाइट हैं, और पता नहीं क्या क्या नहीं फिश तो फिश दीगर वो कर जमातें गए भी तो हैं। यही कह रही हैं ना। देखें, पीटीआई का यही कह रही है। हालांकि इससे पहले भी जब भी केस की समाअत होती है, कोई एक आध बात आती है, अभी भी रिपोर्ट सामने आई है, फिर खुदा जाने कब इसका मामला जो है वो आगे बढ़ जाए। ये जो रिपोर्ट्स आई है ये बाकायदा पब्लिक नहीं की गई। ये तो खुद फवाद चौधरी साहब ने डिमांड की है पब्लिक करनी चाहिए। अब डिमांड की, जब वो पब्लिक हो गई, सही। तो जब बंदा हुकूमत में होता है और ऐसी रिपोर्टें खुद ब खुद पब्लिक होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ऐसी बात है, अब जो बंदा ऑन एयर कह नहीं सकता, फिर दीवार पर लिखा हुआ होता है कि क्या होने वाला है या क्या होगा। सही। ठीक है, ठीक। तो ये अब वो 54 हो, 53 हो या 26 अकाउंट्स हो, इससे बात फर्क नहीं पड़ता। बात इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सही। फिगर क्या है, बात इससे कोई वो नहीं है, चाहे एक ही हो, ठीक है ना। वो शेख रशीद साहब कभी कभी कहते हैं ना कि जी वो फलाने ने जी मीटर लगवाया था मस्जिद का, उसका अकाउंट था तो उसको भी नाइल कर दिया 62-63 में, उसने ये नहीं बताया और ये नहीं किया। बात यह है कि अगर मस्जिद के मीटर लगवाने या मस्जिद कमेटी अकाउंट में बंदे जा सकते हैं तो इस हवाले से तो बहुत कुछ जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए और कोई इस बारे में
कोई नरम फैसला करना चाहिए, अच्छा, कोई नरम वो होनी चाहिए। अब जाहिर है जिन लोगों ने पॉलिटिक्स करनी है उनको पॉलिटिक्स का हक होना चाहिए, बाकी फैसला तो वो करना है, मेरे नहीं कहने पे तो नहीं पॉलिटिक्स तो करना ना, नहीं, सजाद तरीन मेरे साहब कहने जब पे तो फैसला एहतसाब नहीं की करना। बात कर रही है लेकिन मौजूदा मैं हुकूमत, तो फिर आप नरम फैसले की बात कर रहे हैं, किस बुनियाद पर? वो नहीं, सख्त एहतसाब की बात मैं करते देखें हैं। ये तो मियां बिल्कुल, नवाज शरीफ सियासत नहीं कर रहे थे, जरदारी साहब सियासत वो नहीं कर बिल्कुल रहे थे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि आसफ अली जरदारी बड़े दिल का आदमी है। इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे जरदारी साहब, लेकिन कोई उनके दौर में कोई सियासी कैदी अंदर नहीं था, ठीक है, वरना वो भी 2-4 मुकदमे तो डलवा ही सकते थे ना, ठीक है, मुख्तलिफ SHOs को कह के। वो तो रेडी बैठे होते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई आए और पुलिस वाले फिर मुतहरक हो जाएं, लेकिन कोई आदमी नहीं था मियाँ, और वो जेल में भी रहे। मियाँ नवाज शरीफ का प्रॉब्लम ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल नहीं काट सकते, जेल ज़रा मुश्किल है, और इस हवाले से एतजाज़ साहब उनके बारे में बहुत सारी बातें भी करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो है, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ जो है, अगर उनके साथ किसी ने कुछ किया हो तो फिर वो ज़रा उनको अपना थोड़ा सा वो दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं तो फिर उनको पॉलिटिक्स से तो कम अज़ कम निकाल देते हैं। जैसे शेख रशीद को टिकट नहीं दिया उन्होंने, चौधरी के साथ उन्होंने फिर दोबारा कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो ये है इस तरह। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो रियासत मदीना बनाने जा रहे थे। बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं कि क्या रियासत मदीना का कोई हुक्मरान जिस पर कोई इल्ज़ाम हो वो फिर इस तरह की तो वजाहतें फिर करना है या एहतसाब होना उसमें चाहिए, घर जाना है? फिर नरमी तो नहीं होनी तो चाहिए, मैं फिर ये एहतसाब समझता हूँ होना कि पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, पॉलिटिक्स सबको करने का हक देना चाहिए। सही है। और वैसे इस कानून में और जो जो मुख्तलिफ आइनी और कानूनी माहिरीन हैं, वो ये जो चीज़ें बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि बहुत सख्त सूरत सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है पीटीआई को। और बहरहाल ये अभी कबल वक्त होगा, जब तक उसकी अगली समाअत होगी या उसका कोई फैसला आएगा उस पर बात की जाएगी। फॉरेन फंडिंग केस है, क्या इस पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा इस पर क्या रिस्पॉन्स किया गया इसका जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले कि काबीना इजलास में क्या हुआ और ब्रीफिंग में क्या कुछ बताया गया। अब जो ब्रीफिंग में बार बार तज़किरा हुआ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हम सुरखरू हुए हैं। ज़रा फ़ॉरेन फंडिंग केस क्या है, इस पे बात करते हैं। सयाद तरीन साहब, आपके इल्म में है ये केस अकबर एस बाबर साहब ने दायर किया था इलेक्शन कमीशन में, इसकी मुख्तलिफ समातें होती रहीं, कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो आज सामने लाए हैं, और वो फिर पब्लिक भी ज़ाहिर है हो जाएगी अगर फवाद चौधरी साहब डिमांड कर रहे हैं तो। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि ये स्क्रूटनी कमेटी है कि एक तो इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने एहतियात से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फराहम की हैं, एक। दूसरा, पीटीआई ने 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात उनको मौसूल हुए हैं, और 31 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं की गई। 64 करोड़ वसूल हुए, उसमें से 31 जो है वो नहीं हुए, 33 तकरीबन जिन्होंने ज़ाहिर किए हैं। और 3 बैंक्स में 2008 से 2012 तक के अकाउंट्स की तफसीलात असासों में ज़ाहिर ही नहीं की गई। ये कमेटी रिपोर्ट है जो सामने आई है। अब इस रिपोर्ट के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? वही बात है कि चीज़ें नविश्ता दीवार है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये बाकी आप नवाज शरीफ या आसफ जरदारी साहब के बारे में कहें, वो तो अपना जवाब देंगे, आप तो अपना जवाब देना, आपने ये बातें क्यों की? मैं ये समझता हूँ, मेरी राय ये है कि आज हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी साहब के साथ बजाय फ़र्रुख हबीब के डॉक्टर बाबर अवान को होना चाहिए था। डॉक्टर बाबर अवान जो हैं वो पीटीआई में एक ऐसे शख्सियत हैं जो आइनी और कानूनी मामलात को बहुत बारीक बिनी से समझते हैं। मामलात को वो अगर अखबार नवीसों को ब्रीफ़ करते तो वो यकीनन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के दे सकते थे जिससे कुछ सूरत हाल ऐसी ना बनती जो इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनी है। फ़र्रुख हबीब साहब तो सुबह से ही लगे हुए हैं कि जी वो उनका ले आए, जी वो उनका पीपी का ले आए और उनके 35 अकाउंट्स हैं। बात ये है कि मैं आपको ये कहता हूँ कि जनाब वाला, ये बात तो आपकी कोर्ट में से ये कागज़ निकला है जी एतजाज़ साहब, सही। आप मुझे उसके जवाब में, आप उसका जवाब देने के बजाय आप मुझे कहें जी आपकी जेब में तो 4 कागज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह काम नहीं चलेगा, इनको बताना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले हालात में, आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए शायद उसी किस्म की मुश्किलात हों जो मुश्किलात मियाँ नवाज शरीफ या आसफ अली जरदारी भुगत चुकी हैं। सही। बहुत सारी चीज़ें अभी और भी ऐसी मेरे इल्म में हैं, मैं समझता हूँ कि अभी मैं ऑन एयर कहना नहीं चाहता, जो फ्यूचर में होने वाली हैं। अच्छा। और अगर मेरे इल्म में वो बातें हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इल्म में भी होंगी, क्योंकि उनके थंब के नीचे सारी एजेंसी हैं, उनको यकीनन रिपोर्ट कर रहे होंगे।
और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, हुकूमत उनकी, गवर्नर स्टेट बैंक उनके, बाकी सारे इदारे उनके साथ, फिर रिपोर्ट का लीक हो जाना, आपको कुछ लग नहीं रहा कि रिपोर्ट क्यों लीक हुई और कैसे लीक हुई? सही। और ये रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, मौजूदा हुकूमत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो सजातरीन साहब, एक पहलू और भी निकलता है, वो ये है कि हम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, जैसे शेख रशीद साहब का भी आपने हवाला दिया, ये इन मुख्तलिफ वज़रा ये कहते रहे कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ ये हम करने वाले हैं, वो शहजाद अकबर साहब आ जाते हैं जो मुशीर एहतसाब हैं कि हम ये करने वाले हैं, नैब के अंदर मुकदमात चले जाते हैं। तो उस पर ये एक तासुर सामने आता है कि नैब आज़ाद इदारा नहीं है, आप बजाते खुद ड्राइव कर रहे हैं, बल्कि उस पर आसिफ सईद खोसा साहब के भी रिमार्क्स हैं। लेकिन अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, इससे कम से कम ये तो जाहिर हुआ कि हुकूमत है पीटीआई की, उसके बावजूद भी एक गैर जानिबदार नौयत की रिपोर्ट सामने आई है। देखें, ये आपने बिल्कुल कोशिश की इस पीटीआई को क्रेडिट देने की। मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो जेआईटी की रिपोर्टें नहीं आ रही थी। सही। मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या अदालत ने उनको नाहिल नहीं किया कामे में? इदारे ये नहीं है कि इदारे अब जो कोई इंडिपेंडेंट आज़ाद हैं, इदारे हर दौर में आज़ाद होते हैं। अच्छा, इदारे हर दौर में तो कम से कम ये इल्ज़ाम नहीं है कि आज़ाद नहीं है। और मियाँ नवाज शरीफ के दौर में इदारे जो है वो इतने आज़ाद थे कि प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको नाहिल कर दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने उनको घर नहीं भेजा। तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर नैब में, देखें, इदारे सारे इदारे मुवाजना कर नहीं, रहे हैं। मैं इदारों की बात कर रहा हूँ। इदारे सारे आज़ाद होते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी का ऑप्शन कब इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़ैसला वक्त करता है। सही। और अब मेरे ख्याल में क्योंकि फिर उनकी आज़ादी की बात आएगी, और मियाँ नवाज शरीफ का आपने हवाला दिया और अदलिया का हवाला दिया, तो कई फ़ोन टेप्स भी आते रहे, कई अहकामात मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ जजेस को भी जाते रहे। फिर अगर आज़ाद है तो फिर आज़ादी तो इसे नहीं कह सकते। मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये इसमें कोई शक नहीं कि वो टेप आई जस्टिस क़य्यूम और मियाँ शहबाज शरीफ और सैफ रहमान वाली, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे केस को उड़ा के रख दिया, बल्कि 2 जजेस को जाना पड़ा, जस्टिस क़य्यूम और जस्टिस राशिद ग़लमन, उनको घर जाना पड़ा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये फिर एक मुनासिब वक्त पर आ जाती हैं। ठीक है। और जब वो आती हैं ना जी, बल्कि मुनासिब वक्त पे मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ों को मुनासिब वक्त पे लाया जाता है। अच्छा, वो जब लाया जाता है तो फिर एक किस्म के ये वैसे लाया जाता है जैसे आमिर लियाकत साहब ने कहा था कि लाए गए। देखें, आमिर लियाकत साहब ने यही बात कही थी ना, कि उन्होंने कहा कि बजट पे आपके बारे में तो बड़ी बातें थी, आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा मैं आया नहीं, मुझे लाया गया है। तो आजकल सुना है उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, आमिर लियाकत साहब की, बीमार हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चल रही है बिल्कुल ऐसा। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है जी, ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। अच्छा, ये सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। किस लिए? मुल्क के लिए, पीटीआई के लिए, तो इंशाल्लाह मुल्क के लिए, सियासत के लिए। देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इस पे जो मुश्किलात हैं या मुश्किलात आने वाले दिनों में आएंगी, वो पीटीआई को फेस करनी है। सही। और सच्ची बात ये है कि पीटीआई की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम, उनमें इतना हौसला नहीं है जो उनसे पहले पार्टियों के लीडरों में था, और वो इस किस्म की चीज़ें बर्दाश्त करते रहे। पनामा केस आपके सामने पूरा भुगता मियाँ नवाज शरीफ ने, जेआईटी बनी, पीजेआईटी को भुगता पूरी फैमिली भुगती रही है। सही। आसफ जरदारी साहब 11 साल जेल में पड़ रहा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, एक दिन उनकी पेशी लाहौर में होती थी, एक दिन कराची में होती थी, एक दिन पिंडी में होती थी, और उन्होंने फेस की ये सारी सूरत हाल। ये सूरत हाल अल्लाह ना करे कभी जो उन्होंने फेस की है। मैंने अपने कई दफ़ा प्रोग्रामों में ये कहा है, रिकॉर्ड पर है, कि अल्लाह ना करे जो सूरत हाल इस मुल्क में भुट्टो ख़ानदान ने फेस की है, उसका 5% भी शरीफ ख़ानदान को, मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को फेस करना पड़े, क्योंकि वो बहुत खौफनाक है, वो नहीं कर सकते। सही है। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वालों ने जो पॉलिटिकल हालात फेस किए हैं मुश्किलात में, अल्लाह ना करे वो पीटीआई को फेस करना पड़े, क्योंकि पीटीआई में जो लोग हैं उनमें इतना जिगर नहीं है, इतना दिल नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वो इस किस्म के हालात को बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि आने वाले जो हालात हैं वो यकीनन, ये एक समझ लें कि आने वाले हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि सूरत हाल उस तरह नहीं है जिस तरह हुकूमती लोग समझ रहे हैं। देखें, मुझे एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है तो उसके पास जो रिपोर्टें आ रही होती हैं वो ऐसे लग रहा होता है कि सब अच्छा है मुल्क में। सही है। लेकिन अच्छा नहीं होता।
क्या राजा परवेज़ अशरफ लास्ट टाइम तक वज़ीर आज़म नहीं थे? क्या उनको जो इलेक्शन 3 माह बाद होने वाले थे उसकी रिपोर्टें नहीं आ रही होंगी? उनको नहीं बताया जा रहा होगा कि क्या होना है? मियाँ नवाज शरीफ को नहीं पता था, यकीनी तौर पर इल्म में लेकिन था। उनको जो कुछ कहा जाता है कि जनाब सभाएं खैर हैं, सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो वो फिर आगे उस तरह होता नहीं है। चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं, और तब्दीली में फिर ज़मीन जब पाँव से खिसक रही हो तो बस फिर ऐसे ही होता है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन साहब, ये चूँकि कुछ रिस्पॉन्सेज भी सामने आए हैं, इस पे एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि ये शफाफियत के ज़ाहिर है, अब वो तनकीद तो आएगी अपोजिशन की जानिब से और वो करते रहेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर फ़रख हबीब साहब ने पहले चूँकि इस पे बात की है ना, वो पीपी वाली बात भी की है और साथ वो कह रहे हैं कि जनाब हम सुरखरू हुए हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हम सुरखरू हुए हैं, क्या कह रहे हैं ज़रा उनकी बात सुन लेते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब, ज़रा बताइएगा, अगर फ़रख हबीब साहब का क्लिप बना है तो वो हमें दिखाइएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। तीनों जमातों के जो केसेस हैं पार्टी अकाउंट्स के, ये इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम शफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, उसके ऊपर चलें ताकि पता चले कि पीएमएलएन के जो 9 खुफिया अकाउंट से वो क्यों खुफिया रखे हुए थे उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट्स जो हैं वो क्यों खुफिया रखे हुए थे। ये वो हकायक हैं जो सबके सामने आने चाहिए। इन हकायक को जो है वो किसी सूरत भी जो छुपाया नहीं जाना चाहिए। साहब, एक बात तो वो बड़ी बैलेंस बात कर रहे हैं, अब आप इतनी भी तनकीद मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे खिलाफ आ गया तो हम तो तैयार हैं, खुले मैदान में हमारी समाअत करें और खुले मैदान में हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह दीगर जमातों का भी एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये कोई पानी नहीं है जो मेरे घर आ रहा है और आपके घर नहीं आ सही। रहा। ये कोई गैस नहीं है जो मेरे घर तो आ रहा है तो आपके घर क्यों नहीं आ रहा। सवाल ये है कि जो इल्ज़ामात आप पर हैं उसका जवाब आपने देना है, जो इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर हैं उसके इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी ने देने हैं, जो इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून पर हैं उसका जवाब मुस्लिम लीग नून ने देना है। और वो कोर्ट्स आप में दे रहे हैं। अपना तो दें, आप देखें, आप अपना दें, आप अपना केस कराएं, अपना केस ख़त्म कराएं, अपने मामलात वहाँ बताएं, अपना मौक़िफ़ दें जाकर, बजाय इसके कि आप जी वो उन्होंने भी 9 छुपाए हुए हैं, उन्होंने भी 10 छुपाए हुए हैं। आप क्लीन चिट तो ले आए। ये बात करने ठीक से है। देखें, ये बात करने से जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो कमज़ोर होता है। ये बात करने से आम आदमी ये समझता है कि हुकूमत के पास उसका जवाब नहीं है। जब हुकूमत ये कहती है, देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चीफ जस्टिस जनाब साक़िब निसार साहब ने अमीन और सादक का बहुत बड़ा उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा ना, सारी अपोजिशन को उन्होंने कहा ना, आज भी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब तो 40 साल पुराने फ्लैट की भी रसीदें ले आए थे, तो जनाबी खान साहब तो उनके पास तो रसीदें होंगी। आप पहले अपनी रसीदें दें और अपनी रसीदें उनको पेश करें कि जनाब ये रसीदें हम तो क्लियर हैं, अब हम आप क्लियर हैं, अब आप जो है इसमें करें, उनके खिलाफ मुस्लिम केस लीग दायर नून करें। का भी करें और उनका उनसे भी पूछें, सही। फिर इलेक्शन कमीशन उनसे भी पूछेगा। मैं ये नहीं किसी की वकालत नहीं करना चाहता, हाँ, मैं लेकिन कहता हूं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, आप अपना मौक़िफ़ बताएं। जो केस है उस पे बात करें। अगर हुकूमती वज़रा और हुकूमती तर्जमान यही बात करेंगे जो फ़रूख हबीब साहब ने की है, तो इससे आम आवाम में ये तासुर जाएगा कि हुकूमत के पास उन नकात का जवाब नहीं है जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में पूछे गए हैं। अच्छा, अब एहसन इकबाल साहब ने इस पे बात की है, वैसे असद उमर साहब ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं जो फ़रूख हबीब साहब कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी सुन लेते हैं। जी सुनाइएगा, एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं। पीटीआई और इमरान नियाज़ी साहब जो पूरे पाकिस्तान में मिस्टर क्लीन बनते हैं, शफाफियत के चैम्पियन बनते हैं, वो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते रहे हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की ये इस्तदा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखी जाए, आवाम से छुपाई जाए, जारी न की जाए, इस बात का सबूत है कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। जी, अब नून लीग कह रही है कि जनाब पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। एहसन इकबाल साहब इस पे तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये सियातरीन साहब,
जब अब सियासत की बात कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, ज़ाहिद खान साहब भी कर रहे थे, सियासतदानों के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि उनके केसेस आ जाते हैं। अब ये नून लीग या एहसन इकबाल साहब ये बात करें, अभी कमेटी रिपोर्ट आई है, अभी फैसला नहीं आया और फैसले से पहले उनके ये रिमार्क्स सामने शुरू हो गए हैं। और जब JIT इनके केस पे बैठी थी और इस किस्म की गुफ्तगू होती थी तो उस वक्त नून लीग बड़ी बरहम होती थी कि जनाब अभी तक फैसला नहीं आया और आप पहले ही इस पे हमारे खिलाफ तनकीद शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हुकूमत में कोई भी पार्टी हो, उसका यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो आज PTI का है कि जी आएगी रिपोर्ट, वो होगा, फैसला आएगा, देखेंगे। लेकिन हक़ाइक़ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब पहली दफ़ा डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब धरना लेके लाहौर से घूमते हुए इस्लामाबाद पहुँचे थे, तो उस वक्त यहाँ के जो पॉलिटिकल हलके हैं, जो सियासी पंडित हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मियाँ नवाज शरीफ का जाना ठहर गया है। इसी तरह जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। सही। तो फिर उसका अंजाम वही हुआ ना। चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। पाकिस्तान की ये जो 70 साल पॉलिटिक्स है, वो 30, 35, 40 साल से तो हम भी देख रहे हैं ना, सही। ठीक है, और उससे पहले की हम किताबों में पढ़ते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान में जो तब्दीलियों का अमल है और पाकिस्तान में माजी में जो कुछ होता रहा है, वो इसी किस्म की चीज़ें क्रिएट होती रही हैं। सही। तो अब मैं ये समझता हूँ कि तमाम हुकूमती वज़रा, तमाम तर्जमानों को अपनी लीगल टीम के साथ बैठना चाहिए। लीगल टीम के साथ बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा देना चाहिए इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन से जल्दी फैसला कराना चाहिए ताकि अपोजिशन को ये मौका ही ना मिले ठीक है कि जी ये कोई चोर है या कोई चोरी का इल्ज़ाम है या कोई रसीदें हैं। जब आप नहीं देंगे, रिज़ल्ट नहीं देंगे, जब आप लोगों को नहीं बताएंगे और जब आप ये कहेंगे कि जी मुझसे न पूछें, वो फलां से भी पूछें, नहीं वो सर, नून सिर्फ लीग और पूछे PTI से नहीं, भी सजाद करें। तरीन साहब पूछने की बात अब नहीं है, वो तो फरक हबीब साहब कह रहे हैं ना। असद उमर साहब ने कहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बन चुकी है, पूछना नहीं पहले ही। और वो मेरे ख्याल में वो दरख्वास्त भी ये भी लेके गए हुए हैं जिसका भी आप मशवरा दे रहे थे, तो वो भी पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये इनके खिलाफ भी केसेस चलाए जाएं, हम पे भी चल रहा है, ठीक है, ये मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है, इसके बड़े अच्छे नतायज निकलेंगे। असद उमर साहब तो ये बात कर रहे हैं। देखें, असद उमर साहब, ज़ुबैर उमर साहब, ये एक जर्नल हैं, जनरल उमर, उनके बेटे हैं। और मैंने पाकिस्तान में जर्नलों के बच्चों को बहुत कम जेलों और थानों और जेल उसमें देखा है। इजाज़ुल हक को एक दफ़ा कलाशनकोफ केस में जनरल बाबर ने गिरफ़्तार किया था, वो वज़ीर दाखिला थे। तो मेरे ख़्याल में जनरल बाबर साहब ने फिर मुझे बाद में इंटरव्यू में भी ये बताया कि मुझे तो उनकी चारपाई भी बाथरूम के साथ लगानी पड़ गई थी। तो ये इनमें फिर हौसला नहीं होता और ये कभी जेल में गए भी नहीं हैं। और असद उमर साहब हैं या ज़ुबैर उमर साहब हैं, दोनों भाई अलग-अलग पार्टियों में हैं, इनके लिए तो नए रास्ते खुल जाते हैं, नए दरवाजे खुल जाते हैं, ये तो उधर चले जाएंगे। तो ये इसी तरह के नारे मारते रहेंगे कि जी ये हो गया, जी लें जी फैसला, इस पे बिल्कुल थोड़ी सब कुछ। मज़ीद भी बात करते हैं। ये वही असद उमर साहब हैं जो कि इस मुल्क के ख़जाने और मईशत को बहुत जल्द बल्कि कुछ दिनों में ठीक करने की बात करते थे, यकीनी तौर पर अब वो बात कर रहे हैं। तो इसकी थोड़ी बात भी करते हैं कि उन्होंने जो ये बातें की हैं उसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो भी लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ इदारों की अहम पेशरफ का जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। फॉरेन फंडिंग केस, उस पर अपोजिशन की तनकीद और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उसकी भी बात करें, और हुकूमती वज़रा जो हैं वो किस तरह से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उस पर हम जिक्र कर रहे थे। असद उमर साहब की बात हो रही थी, सजाद तरीन साहब। असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि ये तो शफाफियत की जानिब एक काम कदम है ना, मतलब वो इनमें से कोई वज़ीर ये नहीं कह रहा कि जनाब हमारे खिलाफ क्यों आ गया, या वो तो उल्टा कह रहे हैं कि हम सुरखरू हुए हैं। अब पता नहीं वो सुरखरू किस एंगल से कह रहे हैं, खैर वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन असद उमर साहब जो बात कर रहे हैं कि हम स्क्रूटनी कमेटी में उनके खिलाफ भी बन चुकी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के, फ़रक हबीब साहब ही को पीपल्स पार्टी के 35 अकाउंट्स का जिक्र कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। चलें, एक लहर चल निकली है, PTI भी, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, सबका एहतसाब हो जाएगा। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो तारीक लब्बैक और JUIF का भी कहा कि इनको भी जो है कहाँ से पैसे मिलते हैं, इनका भी चेक किया जाए। देखें, बात ये, कानून सबके लिए बराबर है, कानून में सबके लिए सबको अख्तियारात दिया गया है। मैं समझता हूँ अगर PTI का जो है वो सुरखरू हो गए हैं और इंशाल्लाह चंद हफ्तों में आप देखेंगे फिर वो सुरखरू और हो जाएंगे। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है, जो मुस्लिम लीग नून है,
और तहरीक लब्बैक है, JUIF है, JUI सीन है, ANP है, MQM है, ये सारी जमातें जो हैं इनका चेक होना चाहिए। और आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक ने जब धरना दिया था तो उस धरने से मामला तय करने से एक दिन पहले जब फवाद चौधरी साहब आए तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास ये सबूत हैं कि इनको इंडिया से फंडिंग होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, और मैं समझता हूँ फिर उनको भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अब देखें, बात ये है कि आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ के कह रहे थे कि रिपोर्टर ने एक ने खबर बनाई, सबको दिया, फेक न्यूज़ कर दी। यार रिपोर्टर का इसमें क्या कसूर है? आप बताएं कि मुल्क का वज़ीर इत्तलात और चीफ स्पोक्समैन जो मुल्क का हुकूमत का है वो ये कह रहा है कि ये इंडियन फंडेड तंजीमें हैं, इनको इंडिया से फंडिंग होती है, ये रिकॉर्ड पर है बात के नहीं बिल्कुल है। और फिर आप उन्हीं से मुआहदे कर रहे हैं, उन्हीं से मामला तय कर रहे हैं। फिर आप रिपोर्टर्स को कहते हैं जी रिपोर्टर ये करते हैं। रिपोर्टर क्या करें आप मुझे बताएं? एक दिन खबर देते हैं, अगले दिन कहते हैं जी खबर इस तरह नहीं थी, वो इस तरह थी। आप फेक न्यूज़ कर रहे हैं भाई। जब वज़ीर एक बात करता है, जब चीफ, देखें एक आम वजीर में और हुकूमत के चीफ स्पोक्समैन में वजीर इत्तलात चीफ स्पोक्समैन होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, वो ये बातें कर रहा हो तो आपने तो उसी वक्त कहना था कि जनाब ठीक है, अगर इनसे मुआहदा भी होता है तो ठीक है, ये हमारे पास सबूत पड़े हुए हैं और ये इंडियन फंडेड है और ये इंडिया से आए हुए हैं, इनको तो इलेक्शन कमीशन से बैन कराएं, वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, आपका मनसब है, क्या आप मतलब एक अहम बात कुर्सी कर पर रहे हैं? बैठे हैं और आप जवाब दे रहे हैं और हुकूमत का। ये सिर्फ आप सियासी बयान नहीं मैं दे समझता हूँ ये मीडिया के में आप सिर्फ मीडिया वार खेल रहे इल्जाम हैं लगा कि देना आसान है। पीपल्स पार्टी ने ये किया, नून लीग ने ये किया, उनसे भी पूछें इनसे। अब वजीर ने खुद वो कहा है कि जनाब ये इंडियन फंडेड तंजीमी है और वहाँ से फंडिंग भी हुई है और ये भी हुआ, इनके अकाउंट्स वहाँ से चलते हैं, शेख रशीद सोशल साहब ने भी मीडिया कहा के कि मुझे अकाउंट्स मुआहदे चलते का हैं। इल्म नहीं है। आप ये देखिए, वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं। खुद सही। इनको खुद अपनी उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए ना, खुद अपना भी ख्याल रखना चाहिए कि खुद क्या कर रहे हैं। अब ये सुरखरू वाले बयान पर कायम रहेंगे। उस वक्त आप गए नहीं, सही। उस वक्त आप इलेक्शन कमीशन में गए नहीं, जब जाना चाहिए था उस वक्त नहीं गए कोई भी तारीख लब्बैक के बारे में। सही। अब आप ये कह रहे हैं उस वक्त आपने ये कहा, आज भी उन्होंने कहा फवाद चौधरी ने फलाना का भी होना चाहिए। भाई आप दें ना, नहीं, जैसे वो तो आप ये पीपल्स देखें, पार्टी के खिलाफ गए हैं, नून लीग के खिलाफ गए तो हैं, आपको पहले दिन जाना चाहिए था। आप सारी जमातों के खिलाफ जाएं। ठीक है, अब क्यों जा रहे हैं? आप जाएं, उसी वक्त भी जाएं, अब भी जाएं, अब चले जाएं। ठीक है, लेकिन ये नहीं जाएंगे, नहीं, अब इनका ये फॉरेन अब भी नहीं फंडिंग केस जाएंगे। आया तो अब जाने का क्या मतलब है? देखें, ये सिर्फ मीडिया पे बात करेंगे, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा जिनको इंडिया की बातें होती रही हैं, इंडिया की फंडिंग की बातें होती रही हैं, वजीर करते रहे, उन जमातों के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा है? ये नहीं जाएंगे। सही। ये सिर्फ कहते रहेंगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही वो वजह है कि पाकिस्तान में हर आदमी का अपना सच है और हर आदमी का अपना झूठ है। जो सच है वो समझता है, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ यही सच है और सब समझो सच है। और अगर आप सच ना समझे, मीडिया ना समझे, फिर कहते हैं जी मीडिया फेक न्यूज़ चला रहा है। ठीक है, तो इनका अपना सच है जो चूंकि नारा लगा है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ ना। एहतसाब का नारा लगा, साफ चले शफाफ चले का नारा लगा, इसके अलावा करप्शन मुकाओ का नारा लगा, मुल्क की मईशत असद उमर साहब बेहतर करने का ये नारा लगा कर आए थे। 100 दिनों में मुराद सईद साहब कहते रहे थे कि जनाब एक दिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हल्फ लेंगे और अगले दिन जनाब सारे कर्जे हमारे उतर जाएंगे और अगले दिन जितने करप्शन की होगी उनको लटका दिया जाएगा। ये तो रिकॉर्ड पर है। तो यकीनी तौर पर फिर अवाम एतमाद अब नहीं करती, अब एतमाद खो चुकी है मौजूदा हुकूमत। इस तरह के बयानात जो हैं उनको मज़ाक़ खेज़ करार दिया जा रहा है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा इसके साथ साथ ये है कि अपोजिशन का अब क्या लाएअमल होगा, क्योंकि एक जानिब तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उनकी हुकूमत में उनके खिलाफ केसेस बना रही है, उनको तो फ़ायदा है ना अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। लेकिन जो अभी जाहिद खान साहब कह रहे थे कि जनाब सियासतदानों के खिलाफ ये केसेस आते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखेगी अपोजिशन? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो है ना अपोजिशन, वो तो इस चक्कर में है कि किस सुबह की बजाय शाम को इनकी हुकूमत ख़त्म हो और हमें कोई चांस मिले। उसके पास भी कोई आवाम के रिलीफ के लिए कोई वो नहीं है। हर आदमी अपने अपने चक्कर में लगा हुआ है कि उसकी कोई, वो इनको सिलेक्ट कहते हैं और लाइन लगी हुई है सब सिलेक्ट होने के लिए। सही। अपोजिशन के पास भी कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अपोजिशन का सबसे बड़ा इत्तेहाद जो है PDM, और वो बहुत कुछ हुआ, उसने भी 23 मार्च की तारीख दी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल अपोजिशन इसी चक्कर में है कि खुद ये हुकूमत अपने बोझ के नीचे दब जाए तो दब जाए। वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस हुकूमत को, अगर ये हुक्मरान, आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी, अगर ये हुकूमत और ये हुक्मरान अगर ख़ुद ऐसी गलतियाँ ना करें कि अपने जाने के रास्ते बनाएं, इनको अपोजिशन नहीं निकाल सकती।
अच्छा, इसके साथ साथ पीडीएम का आपने जिक्र किया है, पीडीएम का क्या स्लोगन है, आपको कुछ समझ आ रही है? पहले ई वोटिंग के हवाले से था, ईवीएम के हवाले से इनका नारा था, अब पीडीएम का क्या नारा है? मतलब सिर्फ माशी बुरहान का, जब कोई सूरत हाल डेवलप होती है ये नारा लगा के कहते मैं हैं आपको मार्च करेंगे। बताता हूँ सर, मैं आपको बात करता हूँ कि पीडीएम ने जब से मौलाना फजल रहमान को बल्दियाती इंतखाबात में केपी में कामयाबी हुई है, बस उनके बाद जो है उनकी सियासत और उनके जो बयानिया था उसमें आपको बहुत तब्दीली नज़र नहीं आती। सही। वो अब बस जो गुस्सा था अब उनका वो ठंडा होता जा रहा है, वो भी उनको भी हिस्सा मिल गया है, उनके लोग भी आ गए हैं। तो अब पीडीएम जो है बस इसी तरह मीडिया तक सियासत करेगी। मार्च किसने देखा है जी? मार्च जब आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है। उस वक्त तक ये अवाम जो है बेचारी मुश्किलात का और शिकार हो जाएगी, मसाइल का और शिकार हो जाएगी, परेशानियों का और शिकार हो जाएगी। एलीट क्लास के पास तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इतना पैसा है, उनको कोई गार्ड नहीं, पेट्रोल जितना मर्जी है महंगा हो जाए। नहीं सर, आज वो अब तो छोटी क्लास को भी देखें, पीटीआई हुकूमत ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है और उसका आज जिक्र किया गया काबीना में। आज जब ब्रीफिंग में बताया फवाद चौधरी साहब ने कि जनाब देखें, दो तो बड़े मसले होते हैं ना हर आम आदमी के, एक है सेहत, एक है तालीम। सेहत का आज उन्होंने सेहत कार्ड का आपको पता है बड़ा तारीखी इकदाम करार दिया जाता है। अब ये जो फैसला करने जा रहे हैं डीएचक्यू और टीएचक्यूज का, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिनको गरीबों की माँ कहा जाता था, वो ख़त्म कर रहे हैं। चूंकि अब आपको कार्ड दे दिया, आप भी एलीट क्लास हॉस्पिटल चले जाएं कार्ड लेकर, गरीब आदमी भी जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपने खिताब में इसी किस्म की बात की थी। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और टीएचक्यू जो तहसील हेडक्वार्टर के, वहाँ तो डॉक्टर भी नहीं आते। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो कार्ड दिया गया है ना मोहतरम एतजाज़ साहब, ये कार्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शामिल नहीं हैं। आउटडोर आप जाते हैं और बहुत सारी, देखें मैं आपको अर्ज़ करूं कि बहुत सारी बीमारियां लोगों को ऐसी होती हैं जो जो उससे वो चेकअप हॉस्पिटल करवाया, में, डॉक्टर में, हॉस्पिटल एडमिट नहीं में एडमिट नहीं होते, वो डॉक्टर की काउंसलिंग में रहती हैं, आते हैं जाते हैं, दवाइयाँ लिखी जाती हैं, उसमें टेस्ट लिखे जाते हैं। इसमें टेस्ट तो शामिल ही नहीं है इस कार्ड में। सही। तो ये बात कहना कि जी ये कार्ड जो कार्ड से चलेगा, मैं कार्ड का कभी हामी नहीं रहा। मैंने हमेशा आपको ये कहा कि जनाब इस कार्ड्स के जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, इसकी बजाय आप हॉस्पिटल बनाएं। देखें हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत ये करने जा रही है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उससे पीछे हट रही है। स्कूल का मामला है, स्कूल से पीछे हटना चाह रही है। हॉस्पिटल्स का मामला है, ये कार्ड से दिए जाएंगे, उसके बाद फिर लोगों को कार्ड्स के रहमो करम पर और प्राइवेट हॉस्पिटल के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये भी प्राइवेट में फिर कन्वर्ट कर देंगे सरकारी देखें, हॉस्पिटल? ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इनको फिर देखा जाएगा प्राइवेट करना है, क्या करना है, कोई ना कोई प्लान इनके पास होगा। मैं ये समझता हूँ कि हॉस्पिटल और सेहत का शोबा, एजुकेशन का शोबा और ट्रांसपोर्ट, ये जो है जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है, ये हुकूमत के पास होना चाहिए। ये सर्विसेज जो हैं, बिजली है, गैस है, इन्होंने प्राइवेट कंपनियां बना दी, एस्को, लेस्को, फलानी बिजलियों की, बिल्कुल। और उसके बाद आप कीमतें देखें और फिर अब रोजाना लोगों के शिकायत ऊपर रहती है परेशानियां हुकूमत की, देखें। उनसे भी ठीक शिकायत है रहती है, जी, बिल्कुल। ये और इसी तरह रेलवे की बहुत सारी इन्होंने जो ट्रेनें हैं वो प्राइवेट कर दी गई हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया भर में सर्विसेज जो हैं हुकूमत अपने पास रखती है, उसको अपने पास रखनी चाहिए। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। सेहत के मामले में गरीब आदमी जो है वो हॉस्पिटल में जाता है, उसको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर को चेकअप कराता है, वहीं स्टोर से उसको दवाइयाँ मिल जाती हैं, वो ले आता है। इसमें अब दवाइयाँ शामिल नहीं है सेहत कार्ड में? इसमें दवाइयाँ शामिल नहीं हैं और इसमें टेस्ट शामिल नहीं है। जी, ठीक है। आउटडोर तो शामिल ही नहीं है ना, अच्छा, आउटडोर अब पेशेंट जाएगा आप तो मुझे ये बताएं कि ये जब शामिल नहीं है तो इस कार्ड का क्या फ़ायदा होगा? एडमिट होना बजाय पड़ेगा ना आपको। इतने पैसे जो आप लगा रहे हैं, उन्हीं पैसों से आप नए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बनाएं। आप नए हॉस्पिटल बनाएं, लोगों को देखें। बात यह है हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर हैं, अभी और भी चाहिए। वहाँ डॉक्टर्स को लगाया जाए, नए हॉस्पिटल आएंगे, उसमें नर्सेज, डॉक्टर, बाकी स्टाफ, उसको लोगों को रोज़गार भी जॉब्स मिलेगा। क्रिएट होंगे, बिल्कुल सही। सेहत, पाकिस्तान में सेहत और तालीम के निज़ाम पर बहुत काम करने की ज़रूरत है और वो नहीं हो रहा। नहीं, उससे सेहत और प्राइम तालीम मिनिस्टर- से तो स्टेट खुद पीछे हट रही है। जो पीछे हट फंडिंग रही देनी थी, जो सरकार ने, रियासत हो गए माँ के जैसी, आपके दोस्त हैं चौधरी साहब, ये बड़ा नारा लगाते रहे, लॉन्ग मार्च से लगता रहे, तो वो माँ का किरदार ये ना कि वो एक्सपेंस करेगी, कम से कम सेहत और तालीम तो मुफ्त दी जाए। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है, सेहत कार्ड में मेडिसिन शामिल नहीं है, आउटडोर शामिल नहीं है, वो दे रहे हैं, टेस्ट शामिल नहीं टेस्ट शामिल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल्स क्या जब ख़त्म हो जाएंगे तो जो मुफ्त दवाई का एक उम्मीद रहती थी वो भी ख़त्म हो वो गई। भी ख़त्म हो गई। फिर देखें, कोई
आदमी कहीं जा रहा है, किसी को कुछ चोट लग गई है, किसी का कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है, वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल से इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, कराता है इमरजेंसी में, और वो दवाइयाँ लेके घर चला जाता है। वो तो आप उसको सहूलत, इस कार्ड में सहूलत नहीं है कि घर घर चला नहीं जाए, है। वो उसको दाखिल होगा, वो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ये बड़े मसाइल होंगे ठीक है, इसके फिर वो लिए। छोटे हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो आप कार्ड में दे दें तो कहा जा सकता है। जाते जाते वक्त ख़त्म हो रहा है, FIA ने बड़ा इकदाम किया है सजाद तरीन साहब, ई इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया है। आप क्या समझते हैं ई इन्वेस्टिगेशन, यानी कुछ मेरे ख्याल में वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वो लेने जा रहे हैं गवाहान भी, और इन्वेस्टिगेशन तहकीकात जो है वो ऑनलाइन होगी? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि FIA में जब से सनाउल्लाह अब्बासी साहब आए हैं, उन्होंने बड़ा मुतहर्रिक किया है। सनाउल्लाह अब्बासी साहब हैं, उनके बाद जो है वक़ार चौहान साहब डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद में, पेशावर में मुजाहिद अकबर साहब डायरेक्टर हैं, तो ये वहाँ अफजल न्याजी साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर। तो ये एक मतलब और भी जगह बहुत सारे लोग हैं, अगर मैंने नाम लेने शुरू किए तो फिर टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। ये FIA को मुतहर्रिक किया है और उनको लोगों को, और ये सिस्टम बहुत अच्छा है। देखें जी, कोई आदमी नहीं आ सकता, जी। कोई आदमी नहीं पहुंच सकता, अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक वो है। वहीं अपना लैपटॉप खोलेगा, मोबाइल खोलेगा, वहीं बात करके वो बता देगा सारी कि जी ये वाली बात है, ये है, कोई गवाह है, चक्कर कोई नहीं लगाना साहिल पड़ेगा है, उसे। चक्कर नहीं है। ठीक। और फिर वो FIA वालों से जब नहीं मिलेगा तो ज़रा मामलात भी तैयार नहीं होंगे, वो आराम से मतलब आराम अपनी से वो बात आगे कर जा सकेगा। सकते हैं। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।